My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना सत्र 2023-24 में जो कुछ भी परिवर्तन किए गए हैं उन परिवर्तन के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। इसमें कुछ अनिवार्यताएं, इस बार से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। जैसे आपका जो अकाउंट है वो डिजी लॉकर पर अकाउंट आपका होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ क्या क्या एलिजिबिलिटी है, शेयरिंग पैटर्न क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, और उसके साथ साथ जो फ्रेश और रिन्यूअल वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का जो समय सारणी है वो क्या है, प्रथम चरण या फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन अर्थात प्रथम चरण और द्वितीय चरण की क्या समय सारणी है, इसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एंड फी रिइंबर्समेंट ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत आप सभी लोगों को छात्रवृत्ति दी जाती है और साथ साथ जो भी आपका शुल्क होता है, फी होती है, उसकी प्रतिपूर्ति भी सरकार के द्वारा की जाती है। तो सत्र 2023-24 में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं मुख्य रूप से इसकी चर्चा हम करेंगे और उसकी समय सारणी क्या है, और साथ साथ इस बार डिजी लॉकर की अनिवार्यता की गई है तो ये क्या है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना सत्र 2023-24 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह क्या है। ध्यान से इसको देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फादर की इनकम होती है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वो हमेशा आपके फादर या पिताजी के नाम से बनेगा या माताजी के नाम से, या भी जो आपके घर परिवार का गार्जियन है उसी के नाम से, अभिभावक के नाम से बनेगा आपका इनकम सर्टिफिकेट। दूसरा केस है यदि बच्चियां, बालिकाएं विवाहित हैं तो उनके पति के नाम से उनका आय प्रमाण पत्र बनेगा। अब एलिजिबिलिटी क्या है उसको देख लीजिए। यदि फादर की इनकम जो है 2.5 लाख रुपया है ईयरली तो एससी कैटेगरी के लिए ये है एलिजिबिलिटी। 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, 2.5 लाख से कम ही आपका एनुअल इनकम होना चाहिए आपके गार्जियन, आपके माता पिता, आपके पति की। दूसरा है फॉर जनरल ओबीसी एंड माइनर कैटेगरी स्टूडेंट्स, जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं, ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो एनुअल इनकम की सीमा है वो अधिकतम 2 लाख रुपए निर्धारित है। आपके गार्जियन की, आपके पेरेंट्स की, आपके हस्बैंड की जो इनकम है अगर 2 लाख रुपए से कम है तभी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से एससी और एसटी मीन्स अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार की या जिनके पिता की, जिनके पति की, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपया या उससे कम है वही फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह सामान्य ओबीसी और माइनॉरिटी मीन्स अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी जिनके परिवार में माता पिता या पति की जो एनुअल इनकम है 2 लाख रुपए से कम है या 2 लाख रुपए तक है वही स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात आती है एलिजिबिलिटी। ये तो एलिजिबिलिटी हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फादर और इनकम की। नेक्स्ट है शेयरिंग पैटर्न। शेयरिंग पैटर्न से प्राय है कि आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है, जो फी रिइंबर्समेंट मिलता है, उसको कैसे आपको मिलता है, कौन कितना देता है। देखिए शेयरिंग पैटर्न में 100% मीन जितनी भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है फॉर जनरल स्टूडेंट्स वो आपका जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, आपके जो राज्य सरकार मीन्स उत्तर प्रदेश सरकार है वो देती है। लेकिन एससी एसटी के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अनुसूचित जात जनजाति के विद्यार्थियों के लिए वहाँ पर मात्र 40% स्टेट अर्थात 40% स्टेट देती है और 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। तो इस तरह से जो शेयरिंग पैटर्न है फॉर जनरल स्टूडेंट्स के लिए 100% आपकी राज्य सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार देती है और एससी एसटी के लिए 40% राज्य सरकार देती है और 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पे करती है डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स। और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देती है बल्कि विद्यार्थी के खाते में डायरेक्टली वह जमा करती है। अब कुछ आवश्यक बातें हैं जो शिक्षण संस्थानों के लिए हैं।
एक सबसे बड़ी बात है, शिक्षण संस्थान हेतु आवश्यक बिंदु में आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू किए जाने हेतु 2 चरणों का विवरण है। अर्थात अब जो आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है उसमें आपका जो अटेंडेंस लगेगा वो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगा। इसको 2 चरणों में लागू करने का प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा। जो प्रथम चरण में सत्र 2023-24 जो प्रथम चरण में लागू होने जा रहा है वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ से संबंधित संस्थानों में, स्टेट मेडिकल फैकल्टी से संबंधित संस्थानों में, उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड से संबंधित संस्थानों में, उत्तर प्रदेश आयुर्वेद योगा यूनानी तिब्बती बोर्ड से संबंधित संस्थानों में, समस्त राज्य विश्वविद्यालयों से संबंधित BEd पाठ्यक्रम वाले संस्थानों में और समस्त निजी विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 से प्रथम चरण में आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस का नियम स्कॉलरशिप के लिए लागू होने जा रहा है। इसी तरह से अगर हम द्वितीय चरण की बात करते हैं तो द्वितीय चरण में अर्थात वित्तीय वर्ष 2024-25 में नेक्स्ट ईयर से जो है अन्य जितने भी बचे हुए संस्थान हैं वहाँ पर लागू होगा। जैसे सत्र 2024-25 में राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस और उससे संबंधित संस्थानों में, परीक्षा नियामक प्राधिकारी से संबंधित संस्थानों में, प्राविधिक शिक्षा परिषद से संबंधित संस्थानों में, समस्त राजकीय ऑटोनॉमस विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों में, समस्त डीम्ड विश्वविद्यालय और शेष अन्य सभी शिक्षण संस्थानों में आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस का नियम स्कॉलरशिप के लिए लागू होने जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 चरणों में स्कॉलरशिप और फी रिम्बर्समेंट के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस का नियम लागू होने जा रहा है। कुछ संस्थानों में इसी सत्र में लागू होगा और जो बचे हुए हैं उनका सत्र 2024-25 में उन संस्थानों में जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस के नियम लागू होने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए कुछ बातें हैं, आवश्यक बातें वो क्या है उसको देख लीजिए। शैक्षणिक भत्ता शुल्क प्रतिपूर्ति है तो ऑनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आपको भरना है स्कॉलरशिप। https://scholarship.up.gov.in के माध्यम से ही भरा जाएगा। किसी अन्य माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरा गया आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात NIC द्वारा लॉक कर दिया जाएगा। NIC द्वारा डेटा लॉक किए जाने के उपरांत किसी भी दशा में किसी स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑनलाइन डेटा में छेड़छाड़ किए जाने पर IT एक्ट के तहत संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपको scholarship.up.gov.in वेबसाइट पर जाना है और दिए गए समय सारणी के अनुसार समय के अंदर ही आपको अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देना है। दूसरी जो बातें हैं वह यह है कि छात्र छात्राओं द्वारा अपने भरे गए आवेदन का प्रिंट आउट के साथ वांछित डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स वांछित जो आपको बताए जाएंगे, जैसे आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, कर की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करते हुए अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्थान में संबंधित अधिकारी के पास जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट करने के उपरांत समय सारणी में निर्धारित कार्य दिवस के अंदर संस्थान में आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। यदि आप हार्ड कॉपी नहीं जमा करते हैं तो आपका संस्थान, आपका महाविद्यालय आपके फॉर्म को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, तो आपका काम वहीं पे रुक जाएगा, अर्थात आपका फॉर्म वहीं पे अपने आप ही रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें, हार्ड कॉपी निकाल लें और जितने भी डॉक्यूमेंट्स वांछित हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को लगा करके अपने संस्थान में जमा कर दें। देखिए, इनकम सर्टिफिकेट से संबंधित कुछ निर्देश है जो उसकी चर्चा हमने प्रारंभ में ही कर ली। आय प्रमाण पत्र जो है विद्यार्थी के नाम से कभी भी नहीं बनेगा। विद्यार्थी के नाम से बना हुआ आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर विद्यार्थी अपने नाम से आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट बनवाता है तो मान्य नहीं होगा। दूसरी बात है कि आय प्रमाण पत्र केवल माता पिता या अभिभावक या संरक्षक के नाम से बना ही मान्य होगा। तो आपको जो स्कॉलरशिप के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवानी है वो किसके नाम से बनवानी है? अपने माता पिता या अपने गार्जियन या जो भी आपका संरक्षक है उसके नाम से बनवानी है। और जो विवाहित बालिकाएं हैं उनके केस में उनके पति के नाम से जो है इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। शादीशुदा विवाहित बालिका का आय प्रमाण पत्र उसके पति के नाम से बना ही मान्य होगा। प्रत्येक छात्र छात्रा को हाई स्कूल प्रमाण पत्र अंकित नाम एवं जन्म तिथि के अनुसार आधार कार्ड बनवाना होगा। ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी आप लोगों को एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कहा था कि आपको अपना आधार कार्ड
अपडेट कर लेना है यदि इसमें कोई त्रुटि है। जो भी आपका हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है, उस प्रमाण पत्र में जो भी आपका अंकित नाम है, जन्मतिथि है, पिता का नाम है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आधार कार्ड होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जो है जब आधार कार्ड रहेगा तभी आधार ऑथेंटिफिकेशन हो पाएगा। तो प्रत्येक विद्यार्थी को हाई स्कूल प्रमाण पत्र पर अंकित नाम, जन्मतिथि के अनुसार आधार कार्ड बनवाना होगा। विवाहित पुत्री की स्थिति में आधार कार्ड में पति का नाम व पता आदि अपडेट कराना होगा। यदि बच्चियों की शादी हो गई है, किसी बालिका का विवाह हो गया है, तो उसको अपने आधार कार्ड में अपने हस्बैंड, पति का नाम और नया एड्रेस जो है, जो पति का पता है, उसको अपडेट कराना होगा। छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन पत्र में आधार ई-केवाईसी के पश्चात छात्र छात्रा का समस्त विवरण, बैंक विवरण ऑटो फेच होकर प्रदर्शित होगा। देखिए, ऑटो फेच की बात भी हमने पहले बताई थी कि जो भी आपके आधार में अपडेट होगा उसी आधार के डेटा को ऑटो फेच कर लिया जाएगा इस बार आप जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको अपने आधार को अपडेट करा लें। अब देखिए, मैं एक फ्लो चार्ट की बात करता हूँ कि वास्तव में क्या क्या होना है स्कॉलरशिप का। जब फॉर्म आप भरते हैं तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहला जो स्टेप 1 है, दैट इज मास्टर डेटाबेस प्रिपरेशन एंड डिजिटली लॉक एट कॉलेज लेवल। एक कॉलेज लेवल का काम होता है जिसमें कोर्स फीस, सीट, इन सब चीज़ों को अपडेट करते हैं, अपने मास्टर डेटा को लॉक करते हैं। एंड मास्टर डेटा वेरिफिकेशन बाय यूनिवर्सिटी अफिलिएशन एजेंसी, और जो संबंधित संस्थान जो है मास्टर डेटा अपडेट करता है उसको उसका यूनिवर्सिटी जो है वेरीफाई करता है। उसके बाद स्टेप 2 आता है आपके लिए, दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द स्टूडेंट्स। स्टेप 3 है डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन एंड आधार बेस्ड OTP वेरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। इस बार जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो आपका आधार बेस्ड जो है OTP वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड फॉरवर्डेड बाय द इंस्टीट्यूशन। उसके बाद जब आप फॉर्म भर लेते हैं और फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी के साथ समस्त संलग्न लगा करके अपने संस्था में जमा करेंगे तो आपका संस्थान आपके फॉर्म को चेक करेगा और उसको फॉरवर्ड कर देगा। नेक्स्ट स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स बाय यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटिंग एजेंसी। जब आपका कॉलेज, आपका संस्थान उसको आगे फॉरवर्ड करता है तो जो भी एफिलिएटिंग एजेंसी होती है, यूनिवर्सिटी होती है, उसको वेरीफाई करती है। स्टेप 6 है रिजल्ट अपलोड बाय यूनिवर्सिटी एफिलिएटिंग एजेंसी, और जो आपका रिजल्ट होता है वो भी आपकी एफिलिएटिंग एजेंसी और यूनिवर्सिटी उस पर अपलोड कर देती है। ऑटोमेटेड स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस बाय NIC एंड अकाउंट आधार सीडिंग स्टेटस बाय PFMS। तो PFMS के तहत जो है ऐसे ही अकाउंट में आपका स्कॉलरशिप जाएगा जो अकाउंट जो है आधार से लिंक होगा, आधार सीडेड होगा। इसलिए अनिवार्य है कि आप अपना खाता किसी नेशनलाइज्ड बैंक में खुलवाएं और नेशनलाइज्ड बैंक में खुलवाने के बाद जो भी आपका अकाउंट हो उसको आधार से लिंक करा लीजिए, आधार सीडेड करा लीजिए, जिससे PFMS के द्वारा आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र हो सके। स्टेप 8 है सस्पेक्टेड डेटा करेक्शन बाय स्टूडेंट्स एंड रीफॉरवर्डिंग बाय कॉलेज एंड फाइनल ऑटोमेटेड स्क्रूटनी। और यदि आपका डेटा कभी भी सस्पेक्टेड डेटा में आता है तो आपको फिर से अपने फॉर्म को करेक्ट करना है, फिर से आपको अपने फॉर्म को भरना है और उसके बाद फिर से समस्त संलग्नकों के साथ हार्ड कॉपी फॉर्म की अपने संस्थान में जमा करेंगे और वो फिर से आपका संस्थान आगे फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट स्टेप 9 डिसीजन ऑन करेक्ट सस्पेक्टेड डेटा एंड आधार सीडेड विद अकाउंट और नॉट बाय DWO। तो फिर अगले स्टेप में आपका जो करेक्ट डेटा होता है उसको छाटा जाता है और देखा जाता है कि कौन कौन से अकाउंट है जो कि आधार से लिंक है। स्टेप 10 है डेटा प्रोसेसिंग एंड डिमांड जनरेशन, उसके आधार पर डिमांड जनरेट किया जाता है। लास्ट में स्टेप 11 है फंड ट्रांसफर थ्रू PFMS SNA SC कैटेगरी एंड ट्रेजरी जनरल कैटेगरी, अर्थात SC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी इन सभी का ट्रेजरी के द्वारा या SNA के द्वारा जो है आपके अकाउंट में डायरेक्ट जो है बेनिफिशियरी के अकाउंट में आपका स्कॉलरशिप और फी रिम्बर्समेंट चला जाता है। जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, देखिए कुछ सुधार भी इस बार करने हैं उसमें फॉर SC कैटेगरी, SC के विद्यार्थियों के लिए क्या है उसको देख लीजिए। पहला है मैंडेटरी वैलिड मोबाइल नंबर। आप जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे वो आपका वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और वह मैंडेटरी इस बार किया गया है। दूसरा है ऑटो रिजेक्ट ऑनलाइन फॉर्म वेयर इनकम मोर देन 2.5 लाख फॉर SC कैटेगरी। अगर SC ST कैटेगरी के लिए विद्यार्थियों ने जो इनकम सर्टिफिकेट लगाया उसमें एनुअल इनकम जो है 2.5 लाख से अधिक है तो आपका फॉर्म अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड है ऑनलाइन मैचिंग सब कास्ट बाय रिजर्व कैटेगरी फ्रॉम ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के द्वारा आप जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं उस कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका जो सब कास्ट है उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इसलिए आप
कास्ट सर्टिफिकेट जो है प्रॉपर चैनल के अकॉर्डिंग ही बनवाएं। आर टू रिजेक्ट स्टूडेंट्स वेयर लास्ट ईयर स्टेटस फेल, और यदि कोई विद्यार्थी पिछले वर्ष फेल हो चुका है तो उसका फॉर्म अपने आप ही क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा और इस वर्ष जो है फॉर्म नहीं भर पाएगा। नेक्स्ट है मिनिमम 50% क्राइटेरिया ग्रेजुएशन कोर्स, और यदि विद्यार्थी ग्रेजुएशन कोर्स में है तो उसका जो है कितना होना चाहिए, उसका जो रिजल्ट होना चाहिए मिनिमम 50% होना चाहिए। यदि 50% से कम आपके मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में तो फिर आपका फॉर्म अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट एडमिटेड इन प्राइवेट कॉलेज बाय डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस वेयर एडमिटेड और नॉट एडमिटेड इन स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम, ये भी जो है अपने आप जो वेबसाइट बनाई गई है वो देख लेगा कि डायरेक्ट एडमिशन हुआ है कि काउंसलिंग के थ्रू हुआ है। 1 प्रोफेशनल एंड 1 नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज अलाउड इन 1 कोर्स लेवल। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि एक ही वर्ष में एक ही सत्र में विद्यार्थी जो है एक प्रोफेशनल कोर्स में और एक नॉन प्रोफेशनल कोर्स में इनरोल्ड हो सकता है, लेकिन फॉर्म एक ही जगह से भरेगा। जैसे आप बीए कर रहे हैं और बीए के दौरान ही आपका कहीं पर किसी व्यावसायिक कोर्स में एडमिशन हो जाता है तो आप उस व्यावसायिक कोर्स में एडमिशन लेने के बाद वहाँ से स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। तो आपका एक नॉन प्रोफेशनल कोर्स और एक प्रोफेशनल कोर्स दोनों दिखेगा, लेकिन स्कॉलरशिप का फॉर्म एक ही जगह से बनेगा। स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप हु एडमिटेड इन अनदर हायर कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्सेज थ्रू ऑल इंडिया स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन आफ्टर लेफ्ट द कोर्स इन मिड सेशन। और यहाँ पे भी एक बात और कही गई कि ऐसे विद्यार्थी एलिजिबल है, योग्य है, जो कि कोई सामान्य कोर्स कर रहे हैं और उसी के दौरान उनका कहीं पर भी किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन हो जाता है तो वहाँ पर एडमिशन लेकर के वहाँ से स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकता है। मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ स्टूडेंट्स इन 35 ईयर्स ऑफ स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी अप टू पीजी कोर्स इन पीवीटी प्राइवेट कॉलेज, अर्थात 35 साल जो है स्कॉलरशिप के लिए विद्यार्थियों का एज लिमिट है। 35 साल से ऊपर आपकी एज हो गई तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। कट ऑफ डेट फॉर न्यू एक्रेडिटेड कॉलेज इनकॉर्पोरेट इन मास्टर डेटा इंक्रीज अप टू 30 सितंबर, और 30 सितंबर तक जो है वो मास्टर डेटा में जो नए कॉलेज है उनको जोड़ने के लिए यहाँ पे समय रखा गया। इसी तरह से जनरल कैटेगरी के कुछ अमेंडमेंट्स हुए, कुछ सुधार हुए, क्या देख लीजिए। मैंडेटरी वैलिड मोबाइल नंबर, एक तो वैलिड मोबाइल नंबर सभी के लिए मैंडेटरी किया गया है। दूसरा क्या है, आर टू रिजेक्ट स्टूडेंट्स वेयर लास्ट ईयर स्टेटस पर अगर पिछले वर्ष आप फेल है तो आपका अपने आप जो है रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है, अबोलिश मिनिमम 55% इन ग्रेजुएशन कोर्स एंड 60% इन इंटर क्लास। ध्यान दीजिए कि जो 50% क्राइटेरिया ग्रेजुएशन में था और 60% इंटर क्लास इंटर में था उसको हटा दिया गया है। अब क्या कर दिया गया, मिनिमम 55% मार्क्स इन एलिजिबल इन लास्ट ईयर। ध्यान दीजिए लास्ट ईयर अर्थात पिछले वर्ष यदि विद्यार्थी का जो मार्क्स है वो 55% रखा है तो आप जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान दीजिए पहले क्या नियम था कि 55% ग्रेजुएशन में था और इंटर में 60% अनिवार्य था, लेकिन उसको हटा दिया गया है। अब यदि आपका पिछले क्लास में पिछली कक्षा में 55% मार्क्स है तो आप जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। आर टू रिजेक्ट ऑनलाइन फॉर्म वेयर इनकम मोर देन 2.5 लाख फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट 2 लाख से ऊपर का है तो अपने आप आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। Students admitted in private college by direct admission process were admitted or not admitted in state level entrance exam, 1 professional 1 non-professional course allowed in 1 course level, ये सारे एससी वाले ही है। Students eligible for scholarship who admitted in another higher college professional course through all India state level entrance exam after left the course in mid session, NAC NAC NBA grading applicable for from 2025-26 अर्थात 2025-26 से कह रहा है कि नैक एक्रेडिटेड या ग्रेडिंग वाले संस्थान ही के ही बच्चे स्कॉलरशिप पा सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ स्टूडेंट्स इज 35 ईयर्स फॉर स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी अप टू पीजी कोर्स इन प्राइवेट कॉलेज। कट ऑफ डेट फॉर न्यू एक्रेडिटेड कॉलेज क्या है 30 सितंबर तक। ये सारी चीज़ें पुराना ही वाले ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब बात करते हैं कुछ इनोवेशंस किए गए हैं। क्या इनोवेशंस किए गए हैं इस बार स्कॉलरशिप में, उसको आप देख लीजिए। पहला है ई-केवाईसी ऑफ स्टूडेंट्स ऑटोफिच। जो विद्यार्थी का केवाईसी है वो ऑटोफिच किया जाएगा। ई-केवाईसी और कहाँ से होगा, वो आधार से होगा। दूसरा ई-केवाईसी ऑफ नोडल ऑफिसर एंड प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। आपके संस्थान के जो नोडल ऑफिसर हैं और जो प्रिंसिपल हैं उनका भी ई-केवाईसी होगा आपके उनके आधार से और उनके डिजी लॉकर अकाउंट से। ऑटोफिच आधार बेस्ड अकाउंट डिटेल्स। देखिए आपका जो बैंक का अकाउंट है वो भी ऑटोफिच किया जाएगा आपके आधार के द्वारा। स्टूडेंट्स फॉरवर्ड एट कॉलेज लेवल आफ्टर मास्टर डेटा वेरीफाई बाय यूनिवर्सिटी ऑपरेटिंग एजेंसी। पैन कार्ड डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स नॉट मैंडेटरी फॉर दिस ईयर। ध्यान देना है या इस वर्ष जो है पैन कार्ड जो है गार्जियंस का मैंडेटरी नहीं रखा गया है।
मैंडेटरी कॉलेज कोड इन मास्टर डेटा में कॉलेज कोड मैंडेटरी है। जनरेट फ्री सिप कार्ड इन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, GRS सिस्टम, हेल्पलाइन, कॉल सेंटर, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड, डिमांड कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट ईयर फॉर SC कैटेगरी। ये सारे जो है कुछ इनोवेशंस किए गए हैं इस वर्ष स्कॉलरशिप पे। इसके बाद आप देख लीजिए क्या है, इसके बाद अब चैलेंजेस, जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए गए उसमें चैलेंजेस क्या क्या है इस वर्ष स्कॉलरशिप में। पहला है आधार बेस्ड अटेंडेंस, जिसकी हम लोगों ने बात की है कि आधार बेस्ड अटेंडेंस की बात है तो कुछ संस्थानों में अभी लागू हो रहे हैं इस सत्र में, कुछ संस्थानों में नेक्स्ट ईयर लागू होने हैं। ICSE, CBSE एंड अदर बोर्ड वेब लिंक, जो ICSE CBSE बोर्ड से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या पढ़े हुए हैं वहाँ का जो रिज़ल्ट है वो हमारे वेबसाइट से लिंक नहीं हो पा रहा है। डिजी लॉकर सर्विस, वेरीफाई सर्विस, इस बार कहा जा रहा है कि आपका अकाउंट एक डिजी लॉकर पर होना चाहिए और डिजी लॉकर से ही हम आपकी सर्विस को, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। कोर्स फीस नॉट फिक्स्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कुछ कोर्स फीस जो है वो फिक्स नहीं किए गए, ये प्रॉब्लम है। DLA इन PFMS रिस्पॉन्स, इसमें रिस्पॉन्स देरी होती है वो प्रॉब्लम है। आधार सीडेड विद डिफरेंट अकाउंट होल्डर्स, आधार सीडेड अगर नहीं होता है तो बच्चों का पैसा नहीं जाता है। लो बजट इन जनरल कैटेगरी एज पर स्टूडेंट्स इन डिमांड, मोबाइल ऐप, लेट सेशन एंड डिले रिजल्ट, ये सारे चैलेंजेस है स्कॉलरशिप के लिए इस वर्ष। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं डिजी लॉकर की। देखिए आप को अपना एक डिजी लॉकर अकाउंट बनाना है और उस डिजी लॉकर अकाउंट पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देने हैं। ध्यान दीजिए कि आप अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे डिजी लॉकर लिखेंगे, आपके सामने वो ऐप आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से कुछ पेज जब ओपन करेंगे तो आएगा गेट स्टार्टेड। यहाँ पर करने के बाद आप देखेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको हम ऑटो फेच कर सकते हैं, वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स को हम अपलोड कर सकते हैं। देखिए डिजी लॉकर करना क्या है, डिजी लॉकर है क्या, इसको देख लीजिए। डिजी लॉकर एक भारतीय डिजिटलीकरण ऑनलाइन सेवा है। यह भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दैट इज इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा प्रदान की जाती है। डिजी लॉकर प्रत्येक आधार धारक को इन प्रमाण पत्रों के मूल जारीकर्ताओं से डिजिटल दस्तावेज में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, शैक्षणिक मार्कशीट जैसे प्रमाणिक दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों का उपयोग करने के लिए क्लाउड में एक अकाउंट या खाता प्रदान करता है। यह दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों को अपलोड करने के लिए प्रत्येक खाते में 1 GB भंडारण स्थान भी प्रदान करता है। अर्थात आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके उसको अपने डिजी लॉकर में रख सकते हैं। उसके लिए आपको 1 GB का प्लेस भी मिलता है, 1 GB भंडारण स्थान भी प्रदान किया गया आपके डिजी लॉकर अकाउंट में। अब आपको करना क्या है, देखिए विद्यार्थियों को करना क्या है कि विद्यार्थी को अपना आधार अंक डालकर एक डिजी लॉकर अकाउंट खोलना है। डिजी लॉकर अकाउंट खोलना है आधार कार्ड डालकर। जब डिजी लॉकर अकाउंट बनाएंगे तो आपको एक यम पिन बनाना है। ध्यान दीजिए यह यम पिन ही आपको जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे मांगा जाएगा आपसे। तो एक आपको यम पिन बनाना है, मीन्स आपको एक पासवर्ड बनाना है। डिजी लॉकर खाते में अपने समस्त दस्तावेज सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र प्रमाण पत्र। कुछ तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट फेच करने का ऑप्शन आता है, कुछ को आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। स्नातक का अंक पत्र प्रमाण पत्र, परास्नातक का अंक पत्र प्रमाण पत्र, इस तरह से आपका जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, बैंक अकाउंट नंबर है या बैंक का पासबुक है। ध्यान देना है कि आपको KYC वाले जो एयरटेल या पेटीएम इस तरह के बैंक में अकाउंट खोलते हैं उसको नहीं खुलवाना है, बल्कि आपको राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक में अपने अकाउंट खुलवाने हैं और आपका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए वो आपका आधार से लिंक होना चाहिए। ठीक है, संस्था द्वारा प्रदान की गई फीस रसीद, इन सभी को आप स्कैन करके अपने डिजी लॉकर अकाउंट में क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद की बात आती है कि जो स्कॉलरशिप के विद्यार्थियों के लिए जो टाइम टेबल है, समय सारणी, प्रथम चरण और द्वितीय चरण, 2 चरण में स्कॉलरशिप दी जानी है। लेकिन ध्यान देना है प्रथम चरण ही सभी विद्यार्थियों के लिए है। समय सारणी कक्षा 11 और 12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु प्रथम चरण और द्वितीय चरण 2 चरणों में होना है। जो पहला चरण है वो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थात जनरल, SC, ST, OBC सभी के लिए है। कार्रवाइयाँ हम देख लेते हैं। और जो सेकंड है, जो द्वितीय चरण है, वो सिर्फ और सिर्फ SC और ST के विद्यार्थियों के लिए है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। नवीन और फ्रेश, नवीन क्या होता है इसको भी हम आपको बता दें। नवीन का मतलब होता है, फ्रेश का मतलब होता है ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं। आप कक्षा 10, 11 में, 12 में, BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3rd किसी भी वर्ष हो सकते हैं। लेकिन यदि आप पिछले वर्ष स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरे हैं, इस कोर्स में पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें तो आप
फ्रेश या नवीन में आते हैं। और नवीनीकरण वह होता है यदि आपने पिछले वर्ष स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है और आप उसी कोर्स में हैं और इस वर्ष फिर से स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो आप नवीनीकरण में आते हैं। हाँ, ये दूसरी बात है कि आपको पिछले वर्ष स्कॉलरशिप मिला था कि नहीं मिला था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप बीए सेकेंड ईयर में और बीए फर्स्ट ईयर में आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, सेकेंड ईयर फिर से भर रहे हैं तो आप रिन्यूअल या नवीनीकरण करेंगे। और यदि आपने बीए सेकेंड ईयर में बीए फर्स्ट ईयर में फॉर्म नहीं भरा था, सेकेंड ईयर में भरने जा रहे हैं तो आप फ्रेश का ही फॉर्म भरेंगे। अब टाइम टेबल क्या है इसको देख लीजिए। जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण है उसको आप ध्यान से देखिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। प्रथम चरण जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन करने का जो डेट है वो स्टार्ट है 22 सितंबर 2023 से लेकर के लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023 तक का। और यह जो प्रथम चरण में सभी वर्ग के विद्यार्थी फॉर्म डाल सकते हैं। जो द्वितीय चरण है उसमें सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी वर्ग के विद्यार्थी, अनुसूचित जात और जनजात के विद्यार्थियों के लिए वेबसाइट ओपन होगा। और उसके लिए जो समय सारणी है वह 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक का है। तो आप सभी विद्यार्थी 31 दिसंबर 2023 के पूर्व जो है अपना फॉर्म स्कॉलरशिप का भर दीजिए। जो सेकेंड कार्रवाई होनी है वो क्या होनी है, जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं तो आपको वहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन में कुछ जो त्रुटियां होती हैं वो दिखाई देती हैं। विद्यार्थियों द्वारा किए गए ऑनलाइन फॉर्म या आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाता है। और कब किया जाता है? 3 दिन के अंदर आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों के अंदर आपको त्रुटि यदि कोई है तो वहाँ पे दिखती है। इसके लिए जो समय सारणी निर्धारित है वो प्रथम चरण के लिए 3 जनवरी 2024 से लास्ट डेट और द्वितीय चरण के लिए 3 अप्रैल 2024 से लास्ट डेट। तो आपको लास्ट डेट नहीं देखना है, बल्कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसके 1-2-3 दिन के अंदर जो है आप देख लेंगे कि यदि कोई त्रुटि है तो उसमें सुधार कर दीजिए, नहीं त्रुटि है तो उसकी आप हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्रवाई होनी है वह क्या है, अगली कार्रवाई में विद्यार्थी जो ऑनलाइन फॉर्म भरे होते हैं, विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म या आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त संलग्नकों के साथ अपने महाविद्यालय विद्यालय संस्थान में जमा करना होता है। तो आप जो फॉर्म भरे होंगे उसका प्रिंट आउट लेंगे और उसके साथ अपना आधार कार्ड, आय, जात, निवास, बैंक अकाउंट, फीस रसीद, सब कुछ जितने भी संलग्नक होते हैं सारे संलग्नक को लगा करके अपने संस्थान में जमा अनिवार्य रूप से करेंगे। इसके लिए जो समय दिया गया है प्रथम चरण के लिए 25 सितंबर 2023 से लेकर के 8 जनवरी 2024 तक का, और द्वितीय चरण के लिए जो अंतिम तिथि है फॉर एससी एसटी स्टूडेंट्स दैट इज फॉर 8 अप्रैल 2024 तक का। तो आपको करना क्या है कि आप जैसे ही अपना ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, लास्ट में फाइनल सबमिट कर लेते हैं और प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, तो आपको ये लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, बल्कि समय रहते ही अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी को समस्त संलग्नकों के साथ अपने संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा कर देना। यदि आप नहीं जमा करते हैं तो आपका फॉर्म वहीं पे रिजेक्ट हो जाता है। आप भले सोच रहे हो कि हमने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा जब तक कि आपका संस्थान आपके फॉर्म को आगे फॉरवर्ड नहीं करता। और फॉरवर्ड तभी करेगा जब आप हार्ड कॉपी ले जा करके अपने संस्थान में समस्त संलग्नकों के साथ जमा करेंगे। अगली जो कार्रवाई होनी है उसमें क्या है कि आपका जो संस्थान है वो आपके फॉर्म को आगे फॉरवर्ड करता है। विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं अभिलेखों तथा समस्त विवरण का विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा मिलान किया जाता है और उससे ऑनलाइन ही सत्यापित और अग्रसारित कर, मीन्स उसको आपका संस्थान वेरीफाई करता है और आगे फॉरवर्ड करता है। इसके लिए जो समय सारणी दी गई है उसको देखिए। प्रथम चरण के लिए 25 सितंबर 2023 से लेकर 11 जनवरी 2024 तक की लास्ट डेट है। और जो एससी एसटी के लिए द्वितीय चरण है उसके लिए अंतिम जो तिथि है वह क्या है, 16 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद की जो कार्रवाई है, कार्रवाई नंबर 5, उसको आप देख लीजिए। कार्रवाई नंबर 5 में जिला विद्यालय निरीक्षक कक्षा 11-12 हेतु संबंधित विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता पाठ्यक्रम का वर्ष में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना एवं अपात्र छात्र पाठ्यक्रम संस्थाओं को ब्लॉक करना। इसके लिए समय सारणी है प्रथम चरण के लिए 12 जनवरी 2024 से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक का, और द्वितीय चरण दैट इज फॉर एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए 16 अप्रैल 2024 से लेकर के 26 अप्रैल 2024 तक का समय निर्धारित है। अगली जो कार्रवाई होनी है, कार्रवाई 6, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा शुद्ध डाटा के संबंध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपत्र स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के द्वारा डिजिटल सिग्नेचर से डेटा को लॉक करना। इसके लिए फर्स्ट सेशन का जो समय सारणी है वो 31 जनवरी 2024 से 4 मार्च 2024 तक, और द्वितीय चरण के लिए अंतिम तिथि जो निर्धारित की गई है वह 17 जून 2024 निर्धारित की गई है। और जो इसके बाद का अगला चरण आता है वो आता है विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में
हुई त्रुटियों को विद्यार्थियों के लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन को विद्यार्थियों द्वारा सही करना। अर्थात यदि आपके द्वारा कोई त्रुटि कर दी गई है तो आपको एक चांस और मिलता है। उसके लिए जो समय दिया गया है वो प्रथम चरण हेतु 31 जनवरी 2024 से 9 फरवरी 2024 तक का है और द्वितीय चरण हेतु 26 अप्रैल 2024 से लेकर के 3 मई 2024 तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद की जो कार्रवाई है, जब अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई है और उसको आप फिर से आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, करेक्शन करते हैं, तो आपको अपना फॉर्म जो है उसकी हार्ड कॉपी अपने संस्थान में फिर से जमा करनी है समस्त संलग्नकों के साथ। तो विद्यार्थियों द्वारा जो सही आवेदन को समस्त संलग्नकों के साथ जमा करना एवं संस्था द्वारा उसे पुनः फॉरवर्ड करना, अग्रसारित करने का जो टाइम टेबल है वो प्रथम चरण हेतु 12 फरवरी 2024 तक है और द्वितीय चरण हेतु 26 अप्रैल 2024 से लेकर के 7 मई 2024 तक का समय निर्धारित है। और इसके बाद जो है अगला का जो कार्यक्रम आता है, अगली जो कार्रवाई है वो वही है कि जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डेटा के आधार पर कोषागार के ई पेमेंट के तहत PFMS प्रणाली दैट इज ई पेमेंट के माध्यम से पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम या सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों के आधार लिंक या आधार से सीडेड दैट इज NPCI से मैप्ड बैंक खातों में सीधे धनराशि को अंतरित किया जाना। और इसके लिए जो समय निर्धारित है, प्रथम चरण हेतु 15 मार्च 2024 तक का समय निर्धारित है और SC/ST के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय चरण हेतु 21 जून 2024 तक का समय निर्धारित है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप अपने फॉर्म को समय से भरते हैं तो आपके खाते में जो आपका स्कॉलरशिप है वो 15 मार्च 2024 तक आ जाएगा। और SC/ST के विद्यार्थियों के लिए यदि आप द्वितीय चरण में फॉर्म भरते हैं तो आपका जो स्कॉलरशिप है, फी रिम्बर्समेंट है, वो आपके अकाउंट में 21 जून 2024 तक क्रेडिट हो जाएगा। तो ये पूरी समय सारणी है इस वर्ष करंट ईयर में जो आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत जो कार्यवाहियाँ हो रही हैं फॉर पोस्ट मैट्रिक। अब फॉर्म भरते समय कुछ आपको सावधानियां बरतनी है। वो क्या है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे ऑप्शंस अलग अलग आते हैं, तो आप जिस कैटेगरी के हैं जिस वर्ग के हैं उसी वर्ग का फॉर्म भरिए। आप जनरल के हैं तो जनरल वाला फॉर्म भरिए, SC/ST के तो वो भरिए, OBC के तो वो भरिए और माइनॉरिटी के हैं तो उसी कैटेगरी का फॉर्म भरिए। फॉर्म भरते समय ध्यान देना है कि आप फ्रेश कैटेगरी के विद्यार्थी हैं कि रिन्यूअल के हैं। यदि नवीन है, फ्रेश से पहली फॉर्म भर रहे हैं तो नवीन भरिए। यदि पिछले वर्ष आप उसी कोर्स में थे, जैसे कक्षा 11-12 इंटरमीडिएट कोर्स है तो 11 में आपने भरा था और 12 में फिर भरने जा रहे हैं तो आप नवीनीकरण भरेंगे। BA BSc BCom फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एक ही कोर्स है तो आप यदि मान लीजिए कि सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में आपने फॉर्म भरा था तो आप रिन्यूअल करेंगे, थर्ड ईयर में और सेकेंड ईयर में आपने फॉर्म भरा था तो आप रिन्यूअल करेंगे, नवीनीकरण। इसके बाद संस्थाएं, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का चयन करना। ध्यान दीजिए कि कभी कभी विद्यार्थी क्या करते हैं कि अपनी संस्था का चयन न करके किसी दूसरी अन्य संस्था का चयन कर लेते हैं और पूरा फॉर्म फिलअप कर डालते हैं। तो फिर क्या होता है लास्ट में जाकर के, चूंकि आपने अपनी संस्था में फॉर्म ही नहीं भरा, किसी अन्य संस्था में भरा, तो आप वो संस्था जिसमें आपने फॉर्म भरा है वहाँ से फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है और आप सोचते हैं कि हमने तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया। उसके साथ साथ अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको चेक कर लेना। और इस बार तो हाई स्कूल की जो मार्कशीट में, प्रमाण पत्र में जो आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ है वही आपके आधार में होना चाहिए और आपके सारे डिटेल्स को आधार से फेच किया जाएगा, ऑटो फेच किया जाएगा। इसके अलावा ध्यान देना है कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इन सब में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आवेदन संख्या, दूसरा होता है प्रमाण पत्र संख्या, तीसरा होता है उसको जारी करने की तिथि। तो इन तीनों को आप चेक कर लेंगे कि तीनों सही है कि नहीं। अगर तीनों नहीं सही होगा तो फिर कहीं ना कहीं जा करके जब उसका वेरिफिकेशन होगा तो समस्या आएगी। तो फॉर्म भरते समय आप इन तीनों चीज़ों को ध्यान से चेक कर लेंगे। आप जो बैंक अकाउंट लगाएंगे, बैंक खाता संख्या देंगे, वो आपका बैंक खाता जो है किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए, नेशनलाइज्ड बैंक में होना चाहिए और आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। IFSC कोड को भी आप ध्यान से डालेंगे। जो फीस रसीद का विवरण है, फी अमाउंट हो, उसको भी आप बहुत ही ध्यान से आप डालेंगे। फी अमाउंट वही डालना है जो आपका संस्थान बताता है। हर कोर्स के लिए फीस का विवरण अलग अलग होता है और वही आपका संस्थान, आपका महाविद्यालय, आपका विश्वविद्यालय, आपका विद्यालय बताएगा कि आप किस कोर्स के विद्यार्थी कितना फीस डालेंगे। जो आप फीस डालते हैं उसी आधार पर आपका जो है स्कॉलरशिप या फी रिम्बर्समेंट होता है। लेकिन यदि आप अधिक फीस डाल देंगे तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और यदि आप कम फीस डालते हैं तो कम फीस को ही सही फीस मान करके ही आपका फी रिम्बर्समेंट हो जाता है। तो फीस रसीद का विवरण डालने में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है और अपने संस्थान से संपर्क करने के उपरांत ही डालना है।
उसके बाद पिछले वर्ष का जो परीक्षा का परिणाम है, जो अंकों का विवरण है, वो भी ध्यान से डालना है। यदि आप एनुअल सिस्टम के विद्यार्थी हैं तो आपको पिछले वर्ष का परिणाम में प्राप्तांक पूर्णांक स्पष्ट लिखा होगा। यदि आप सेमेस्टर सिस्टम के विद्यार्थी हैं तो सेमेस्टर सिस्टम में जो 2 सेमेस्टर होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो उस सेमेस्टर के जो अंक हैं उसको आपको जोड़ करके दोनों सेमेस्टर का अंक आपको अपने फॉर्म में डालना है, अपलोड करना है। तो एक कुछ बातें थी जो मैंने आपको उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति निःशुल्क प्रतिपूर्ति योजना सत्र 2023-24 के लिए जो इम्पोर्टेंट थी, जो अनिवार्य सूचनाएं थी, उसको देने का प्रयास किया कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति निःशुल्क प्रतिपूर्ति में पोस्ट मैट्रिक अर्थात 11, 12 और उससे ऊपर की कक्षाएं BA, BSc, BCom, BTech, MBA जितनी भी कक्षाएं होती उसके लिए आपको क्या क्या चेंजेस करना है। एक तो आधार ऑथेंटिकेट, आधार अपडेट होना है, आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट बनना है, आधार को अपडेट कराना है, और आपकी जो टाइम टेबल है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे कि आपके मित्र भी इस वीडियो को लाभ उठा सकें। साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और यदि आपकी कोई समस्या है तो आप इस वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा आप अपनी बात को हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके प्रश्नों का मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा, और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करूंगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपसे रिलेटेड जो भी नए वीडियोज हैं उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि जो बेल का आइकन लिखा है सब्सक्राइब के बगल में बना हुआ है उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।